सबसे पहली चीज़ आंसर आपको ये क्लियरली लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर इसमें ज़रा भी डाउट हुआ है, आपने जल्दबाजी में इसको गलत लिख दिया, तो हो सकता है आपके नंबर डिडक्ट हो जाए, एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब देखो वर्किंग नोट। अब एक और क्वेरी जो बच्चों की रहती है कि वर्किंग नोट हमेशा में लास्ट में, जैसे इंस्टीट्यूट सोल्व करता है कि पहले उनका पूरा मेन सॉल्यूशन होता है, वर्किंग नोट्स एंड में होते हैं। तो ऑफ कोर्स यार वो तो मतलब इंस्टीट्यूट करता है, अगर हम खुद सोल्व करने बैठ रहे हैं तो विदाउट वर्किंग नोट्स तो हमें नहीं पता ना कि क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या फिगर्स आएंगी एंड ऑल। तो आप स्टार्ट कर सकते हो वर्किंग नोट से। देखो मैंने भी शुरू किया और ऐसा कुछ नहीं है गलत है, देखो ये सब फिगर सही भी आ रही है, एग्जामिनर ने टिक भी किया हुआ है। ठीक है, उसके रिलेशन हो ना, वो जहाँ पे लिख रहे हो उसके नीचे ही दिखा दो, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, तो इसमें आप ब्रैकेट में बता दो कि ये अमाउंट कैसे आ रही है, कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दो आप। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली, रुपीज़ इन लैख, आप सीधी फिगर्स ना लिखें, रुपीज़ लिखे और इन लैक्स लिखे तो बहुत ही अच्छा है कि ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप क्या फिगर्स लिख रहे हैं। तो ब्रैकेट में रुपीज़ इन लैक्स लिख दिया। तो इंटर लेवल पे तो हमारे लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना अकाउंट्स में, लेकिन फाइनल लेवल पे एफआर में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर। तो पहले मैंने इंड एस का नाम बताया, नंबर बताया, फिर ये भी बताया कि 5 स्टेप मॉडल है, फिर बताया कि कंट्रोल की रेवेन्यू कब कब कैसे कैसे रिकॉग्नाइज हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रेवेन्यू रिकग्निशन का था। इसको यहाँ पे एनालाइज किया कि इनकेस ऑफ मशीन क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे पेमेंट पोजीशन सब हो गया है, तो इसलिए इसको देखो बॉक्स में डाल दिया ताकि एग्जामिनर को दूर से हाईलाइट हो जाए कि ठीक है इस फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकॉग्नाइज करना है। एक एक कैलकुलेशन आपको क्लियरली दिखानी चाहिए एग्जामिनर को ताकि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखो आप टिक कर रखे हैं, सब्जेक्ट एग्जामिनर ने पर था गुडविल और फॉरेक्स से रिलेटेड था। तो ये ना मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये एक और पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी होती। देखो मैंने 71.5 को 0.3 से करना था, अब इसको मैंने शायद 3 से कर दिया और मैंने यहाँ पे लैक्स लिख दिया। अब मुझे नहीं पता यार यहाँ पे कुछ गलत है, शायद इन्होंने इसको कट किया हुआ है। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे यार जो फिगर्स चल रही है ना उसी में रखो, तो इसको 0.3 से करके आप सीधा मिलियंस में आंसर डाल दो। ये बताओ, जो इस तरह क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है, तो पहले आप अपना कंक्लूजन लिख दो, येस या नो, ट्रू या फॉल्स, फिर उसका रीजन बताओ कि आपने जो रीजन मतलब कंक्लूजन किया है ये किसके बेसिस पे किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6 सी है, ये 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए हुए हैं क्योंकि पूरा करेक्ट है। तो कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसको आपको क्लियरली बताना है। ठीक है ना, क्लियरली सेंटर में लिख दिया करो कि ये आंसर है, उसका कौन सा पार्ट है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनका पहले अटेम्प्ट करें, क्यों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको पता है। जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं ना उनको आप अटेम्प्ट करते जाएं। हाँ बस ये चीज़ ध्यान रखिए, आंसर जो कौन सा आंसर अटेम्प्ट करोगे आप प्लीज़ क्लियरली मेंशन करें। हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, सजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेजिबल होना चाहिए, समझ आना चाहिए। जर्नल है, अकाउंट्स हैं, इसमें आपको स्केल की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। ठीक है, इंडियस के नंबर नाम जरूर याद रखें, सिली मिस्टेक्स नहीं करना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ध्यान से पेपर करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, जल्दबाजी करो, आंसर लिखने में थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया ना तो ऑफकोर्स आंसर तो गलत होने ही वाला है। जब भी आपको कुछ एक आंसर गलत हो जाए ना, आपको लग रहा है कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, तो पहले मत काटो उसको, पहले जो आपको करेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए उसको अटेम्प्ट करो, जब वो कंप्लीट हो जाए ना फिर दूसरा काटो, वरना आप उसको भी काट दोगे, इधर से आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो जो उसमें मिलना था ना उससे भी जाओगे।